हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 से लेके 50 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन 2013 के जो आईएएस के पेपर हुए थे, उसका जो प्रीलिम का पेपर था उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 से लेके 50 तक। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन, और इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोज़ में 2019, 20, 21 और 22 4 साल के प्रीलिम के पेपर को डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 में जो पास किया गया था उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें किसके पास वो अथॉरिटी है, किसके पास ये पावर दिया गया है कि वो प्रोसेस जो इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स पर किसका अधिकार होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट करने की जो पावर होगी वो किसके पास होगी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि पहला है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको कहीं पर डिप्टी कमिश्नर भी बोला जाता है, तीसरा है तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, और चौथा है ग्राम सभा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया 2013 में, जबकि इस क्वेश्चन को अगर आप एक्ट को देखें तो 2006 का एक्ट है। तो या तो ये उस समय न्यूज़ में रही होगी, या फिर इसमें आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली मेंशन है। आप जीएस पेपर 2 में जो वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड जो उसमें सब टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से उठा के इसको बनाया गया है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर वुमेन है, या फिर आप माइनॉरिटी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं, ऐसे जो भी, जैसे कि आप बोल सकते हैं बच्चे हैं, जो भी वल्नरेबल है यानी कि जिनको ज़रूरत है, समाज की सहायता की ज़रूरत है, तो उनको वल्नरेबल सेक्शंस बोला जाता है। ठीक है। तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी एक्ट आता है, या फिर कोई भी बॉडी बनती है, कोई भी रेगुलेशन आता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर से नोट कर लें। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयलसीड्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स नोन एज एफ्लाटॉक्सिन्स विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सीरियल ग्रेन्स हैं और ऑयल सीड्स का जो इम्प्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज की जाती है, उससे क्या होता है कि एक टॉक्सिन मतलब जनरेट होता है जिसको बोला जाता है एफ्लाटॉक्सिन्स, जिसको नॉर्मल कुकिंग में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ये एफ्लाटॉक्सिन्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि बैक्टीरिया है, दूसरा है प्रोटोजोआ है, तीसरा है मॉल्स है, और चौथा है वायरसेज है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है साइंस एंड टेक, और जो आप बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो एरिया है वहाँ से पूछा गया है, साइंस सेक्शन से है, जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी ज़्यादा ही पूछ रही है कि उसमें बिल्कुल नॉर्मल जो डेली यूजेज में जो हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि वाईफाई और लाईफाई में क्या अंतर है। एक साल पूछा गया था कि 4G वोल्टे और LTE में क्या अंतर है। ये बिल्कुल बेसिक से जो चीज़ें हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उसके डिटेल के ऊपर नहीं जाता कि आखिर ये चीज़ है क्या, बस हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी यूपीएससी पूछती है। तो आपको इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा-सा ऐसा क्यूरियोसिटी हो तो 2 मिनट गूगल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर आपके करंट अफेयर मटेरियल में ये चीज़ें आती हैं तो बिल्कुल उसको सतर्कता से उसको ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें यूपीएससी पूछती है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक जस्टिस एक टर्म है, तो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑब्जेक्टिव माना गया है। उसका मतलब भारतीय संविधान है उसका एक ये भी उसका मकसद है। संविधान किस लिए होता है कि हम एक तरीके का ऐसा राष्ट्र बना सकें जिसमें ये गुण हो। उसमें हम नागरिकों को ऐसा सुविधाएं देंगे, उसको ऐसा अधिकार देंगे, उनको उनकी ऐसा कर्तव्य होगा। तो वो सारी चीज़ें संविधान में लिखी होती है। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी है, वो हमारे संविधान का मकसद है। उसमें ये लिखा हुआ है कि हम नागरिकों को इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, इंश्योर करेंगे। तो ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि द प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
तीसरा है फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जितने भी जो मकसद हैं संविधान के, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर हमारे संविधान जो है वो क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है, संविधान सभा का मकसद क्या था। तो ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब उस समय खास करके जब संविधान सभा का गठन हुआ था और उसमें जो चर्चाएँ हुई थी, उसको अगर आप पढ़ें, उसको अच्छे से अगर आप उसको ध्यान दें, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से डिस्कस कर सकते हैं और इसको आप आराम से मार्क कर पाएँगे। साथ ही साथ हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि प्रीएम्बल यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है, तो प्रीएम्बल हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट इम्पोर्टेंट है और डीपीएसपी तो है ही है। तो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूपीएससी है वो कहाँ से क्वेश्चन बनाती है और उसका जो क्वेश्चन पूछने का ढंग है वो क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर एंड इनडिस्क्रिमिनेट disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste। अब जैसे हाल ही में ई वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा उसको बल दिया जा रहा है कि उसको कैसे हम वेल्थ में जनरेट करें, यानी जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टीवी वगैरह जो भी स्मार्टफोन और इस तरह के जो उपकरण जो हम यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उसको उसमें से कुछ ऐसे प्रीशियस मेटल्स होते हैं जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। जबकि हमें इसकी जानकारी होती भी है तो हमारे पास ऐसा तंत्र नहीं है, हमारे पास ऐसी बिज़नेसेस नहीं है जो कि उन पुराने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स को खरीदें और उनसे वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करके उनसे वो भी पैसा कमाएँ, हमें भी उसका कुछ पैसा मिल जाए। तो इसी को कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे कि आपने गाड़ियों के बारे में भी सुना होगा कि जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, जिसमें पुरानी गाड़ियों को क्रश करके उससे जो लोहा निकल सकता है उसको लोहे को निकालना है और उसको उसी लोहे का उपयोग है सो दूसरे इंडस्ट्री में किया जा सके। साथ ही साथ उसी चीज़ को यहाँ पर ई वेस्ट में भी लागू किया जा सकता है कि जो लैपटॉप है, स्मार्टफ़ोन है, उसके जो पुराने हो गए हैं, फेंक दिए गए हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल उसमें अभी भी हैं, उसको निकाल के उस मटेरियल का यूज़ नए फ़ोन्स में यूज़ कर किया जा सके या फिर कहीं दूसरी जगह पे यूज़ किया जा सके, ताकि जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो ये जो इसमें जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन वगैरह होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं लिथियम वगैरह होते हैं, तो वो हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर हम उस इम्पोर्ट को अगर करते हैं तो हमें उसके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। अगर पैसे चुकाने पड़ते हैं तो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व खाली होता है और हमारे लिए जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिज़र्व होगा उतना हमारे लिए पॉजिटिव है। तो अगर एक ऐसा हमारे जानते हैं कि हम ऐसी दुनिया में जीने वाले हैं अब आगे जाके कि इन चीज़ों की जो कीमत है और इन चीज़ों की माँग है वो बढ़ते ही जाने वाली है। तो इनके जो प्राइसेज़ है वो भी बढ़ने वाले हैं। तो क्यों ना हम इसको कंज़र्व करके रखें, क्यों हम वेस्ट करने जाने दें इसको? यानी कि जो फेंका गया उसमें से अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं तो क्यों ना ऐसा करें? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं अभी मोदी जी के द्वारा या फिर आप करंट के पीएम के बारे में बोला जा सकता है। तो ये तो अभी लाई जा रही है लेकिन ये क्वेश्चन 2013 में भी इसको बनाया गया है, तो उस समय की करंट अफेयर में ये ज़रूर रही होंगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, हमारे जो 15 अगस्त में क्या भाषण दिया जा रहा है या फिर आप मन की बात को भी एक तरीके से मान सकते हैं कि उसमें जो भी वो इनिशिएटिव्स लेते हैं उसको वो चर्चा करते हैं। इसके साथ-साथ उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी कभी-कभी आंकड़े दे देते हैं वो। तो वो हमारे लिए आंसर में लिखने के लिए बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन जो भी हो, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है तो इन सारी चीज़ों की हेल्प लेना, अपने हेल्प के लिए उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी पर्सनल जो भी पॉलिटिकल आपके मन में सेटअप हो सकता है, लेकिन किसी के भी प्रति झुकाव हो सकता है, लेकिन अगर आपको आईएएस के लिए तैयारी करनी है तो आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको अपनी पॉलिटिकल जो विल है या फिर पॉलिटिकल जो झुकाव है आपका, उससे ऊपर उठ के उन सारी चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करने की क्षमता या फिर समझदारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये 7 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 यहाँ पर नाम दिए गए हैं: बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मरकरी, लीड, प्लूटोनियम। ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि इम्प्रॉपर और इनडिस्क्रिमिनेट जो डिस्पोजल होता है ओल्ड और यूज्ड कंप्यूटर्स या फिर उनके पार्ट्स का, तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं। तो वो किस-किस चीज़ का रिलीज़ वहाँ पर होता है? यानी कि मैंने कंप्यूटर फेंक दिया अगर बाहर ग्राउंड पे, किसी खेत में फेंक दिया, तो उससे कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं वो जो प्रदूषक तत्व है उससे निकलती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर करंट अफेयर मटेरियल में इस तरह के क्वेश्चन आए कि कौन से पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, पराली जलाने से क्या निकल रहा है, फिर एयर पॉल्यूटेंट्स में कौन है या वाटर पोल्यूशन में कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, हमने कल ही डिस्कस किया था। तो उन नाम भी आपको ज़रूरी याद रखने हैं क्योंकि यूपीएससी नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछती है। तीसरा क्वेश्चन है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन
ऑफ इन्वायरमेंट बाई। तो यहाँ पर देखिए एसी ड्रेन के ऊपर क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नाम आपको जरूर याद रखने हैं। आपको फिर से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कल भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था ऐसा, जिसमें वाटर पोल्यूशन के जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं आर्सेनिक थे, यूरेनियम थे, उसके नाम के ऊपर क्वेश्चन बना था। तो आज देखिए यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया, इसमें देखिए आप ये जो 7 जो नाम दिए गए हैं वो भी ई वेस्ट को कौन कौन मतलब प्रदूषण तक जो है वो प्रदूषित कर रहे हैं उसका नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप एसिड रेन में कौन कौन से जो प्रदूषक तत्व हैं वो यहाँ पर एसिड रेन के कारण बनते हैं, यहाँ पर उनका नाम दिया जा रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको 4 नाम 8 नाम दिए गए हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो जिसके कारण एसिड रेन होता है। और आपको एनसीईआरटी में भी इस तरीके के जो क्वेश्चन है एसिड रेन वगैरह की नॉर्मल से क्वेश्चन है उसका आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप जो हमारी जो इन्वायरमेंट की जो सेक्शन है उससे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फूड चेन इन इकोसिस्टम इसके ऊपर सवाल है, उसमें बोला गया कि फूड चेन इन इकोसिस्टम विद रेफरेंस टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि ए फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक फूड चेन है वो एक ऑर्डर को दर्शाती है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे को फीड करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर खाने के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और ये एक चेन में बंधी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि खरगोश जो है वो एक छोटे से घास को खाता है, और खरगोश को कौन खाता है, शेर खाता है, या फिर लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये हमारी पूरी चेन हो गई। तो उसी के ऊपर ये सवाल है कि एक फूड चेन किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन के ऊपर ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीसीज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फूड चेन जो है वो सिर्फ दूसरे स्पीसीज या फिर दूसरे एनिमल से ही नहीं रिलेटेड होता है। जैसे कि घास है वो बिल्कुल खरगोश से अलग है, खरगोश जो है लोमड़ी से बिल्कुल अलग है, और लोमड़ी जो है वो शेर से बिल्कुल अलग है। तो यही चीज़ नहीं है सिर्फ कि एक ही अलग अलग जो एनिमल है वो दूसरे दूसरे पे डिपेंडेंट है, बल्कि एक ही एनिमल के जो सब स्पीसीज़ हैं उसमें भी वो चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आपने सुना होगा कहावत कि छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। तो क्या है, मछली मछली दोनों है, लेकिन मछली को ही खा रही है। तो यही चीज़ दूसरे ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है कि फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीसीज। तीसरा है, ए फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर्स ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाई अदर्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो फूड चेन है उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे द्वारा खाए जाते हैं उनके नंबर्स को यहाँ पर बताया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो आपको सब्जेक्ट है या फिर आप बुक है उससे आप इसको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरा है रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क। यहाँ पर 3 नेशनल पार्क के नाम है, 3 जो है नदियों के नाम है। तो ये 3 नेशनल पार्क जो नाम आपको दिए रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल पार्क जबकि हर साल ही इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो हमारे लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर कोई भी रिजर्व हो, एलिफेंट रिजर्व हो, टाइगर रिजर्व हो, या फिर कोई भी कंजर्वेशन एरिया हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर तब जब वहाँ वो न्यूज़ में हो। जैसे कि कूनो नेशनल पार्क अभी चीता के कारण न्यूज़ में था, तो उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि वो किस राज्य में पड़ता है, कौन से ज़िले में पड़ता है, वो जो है क्या वो 1 से 2 ज़िलों में पड़ता है या फिर एक ही ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे जो है वो लैटिट्यूड से दूरी कितनी है उसकी, जो मेन हमारी जो 23.5 डिग्री वाली जो गुजरती है उससे दूरी आप एक तरीके से मान सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे कि शहरों से कंपेरिजन किया जा रहा है कि ये जो शहर है हम इनको एक लाइन में अगर लगा दिया जाए तो कौन सी लेफ्ट में पड़ेगी, कौन सी इस लाइन के राइट में पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। तो कॉर्बेट, काजीरंगा, साइलेंट वैली 3 है। तो ऐसे भी ये तीनों नाम आपने सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, एनसीईआरटी में भी इन तीनों का मेंशन है, तो हमारे लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन नेशनल पार्क से कौन सी रिवर गुजरती है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ नेशनल पार्क के नाम वगैरह नहीं पता होने चाहिए, उनकी डिटेल भी पता होनी चाहिए कि वो अगर उस जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कुछ भी है जो कंजर्वेशन एरिया है, तो वहाँ पे कौन सी जो है अलग से एक फीचर है, जैसे कि रिवर एक फीचर है, जियोग्राफिकल फीचर है, कोई लेक हो गया वहाँ पे, या फिर कोई आप बोल सकते हैं कि लगून है। ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिले तो उसको भी आपको नोट डाउन करना है कि हाँ ये चीज़ जो न्यूज़ में थी वो इसके यहाँ पे ये भारत के इस एरिया में पाई जाती है,
और इस एरिया में इस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इस स्टेट में पाई जाती है, इस जो डिस्ट्रिक्ट है उससे ये नदी होकर गुजरती है जो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है 33 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपको 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द एबव इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस एंड टेक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं आजकल ज़्यादा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खासकर जो नाम वाले सेक्शन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में और जो पोलिटेंट्स वगैरह हैं, यानी नाम को आपको खास जोर देना है कि उसमें कौन से नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एगेरिकस है, नोस्टॉक है और स्पिरोगाइरा है। तो ये जो 3 नाम है उसमें ये बोला जा रहा है कि इनका उपयोग जो है बायो फर्टिलाइज़र या बायो फर्टिलाइज़र्स के तौर पे किया जा सकता है। अब मैं बताऊँ इस तरह क्वेश्चन पूछने का एक कारण स्पेशल ये भी हो जाता है कि हमारी जो सरकार है वो इन चीज़ों को अब ज़्यादा जोर दे रही है कि हम बायो फर्टिलाइज़र करेंगे या फिर उसका उपयोग करेंगे या फिर नीम कोटेड यूरिया आपने नाम सुना होगा जो प्रधानमंत्री बार-बार बोलते हैं, या फिर इसी तरीके की जो मैंने अभी-अभी आपका एग्ज़ाम्पल दिया था ई-वेस्ट का, या फिर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इस तरीके के अगर आप इनिशिएटिव्स देखें, इसका जो चर्चा है वो अक्सर संसद में या फिर प्रधानमंत्री अपने एड्रेस में करते रहते हैं, चाहे वो मन की बात हो चाहे फिर नॉर्मल कोई एड्रेस वो कर रहे हैं नेशन को। तो वो उसमें आप देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं या फिर इससे रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं वो लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग इस कदम में इस दिशा में कदम उठाने वाले हैं, हम लोग 2025 तक इथेनॉल 30% मिला देंगे पेट्रोल में। ऐसा कुछ वो पॉलिसी लेके चल रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके बारे में हमें जानकारी हो और ख़ासकर उसमें अगर कोई नाम हो, जैसे कि उसमें नाम लिया जा रहा है इथेनॉल का, या फिर आप बोल सकते हैं उसमें नाम लिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मटेरियल है कोई, या फिर कोई केमिकल है, नीम कोटेड यूरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि नीम कोटेड यूरिया होता क्या है, उसके डिटेल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो ऐसे एस्पायरेंट्स को लेना चाहती है जो कि जो चीज़ों को देखती है और उससे अगर क्वेश्चन उठे तो उन क्वेश्चन को एड्रेस करके उसका आंसर भी लेती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन उठा और उसको हम आगे बढ़ गए, छोड़ो हटाओ क्वेश्चन छोटा मोटा है, उसको हम ऐसा नहीं मतलब उसको हमको नहीं जानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे ये कोई निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आपकी टेंडेंसी उत्सुकता को, यानी कोई सवाल उठा है आपके, कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर मटेरियल पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई चीज़ सवाल दिमाग में उठी और आपने उसको इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए, तो ये चीज़ आपके लिए घातक साबित हो सकती है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स या एड नाइट्रोजन टू द सॉइल, यानी कौन सी जो चीज़ें हैं उन सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करती है। तो पहला है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाई एनिमल्स, दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल बाई मैन और तीसरा है डेथ ऑफ वेजिटेशन। इसमें बोला जा रहा है कि जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन ऐड होता है। तो वो कौन से जो तत्व हैं या फिर कौन से कारण है जिसके कारण वो ऐड होता है। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बोल रहा है कौन कौन से हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जो बुक है उससे भी आपको मिल जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खासकर जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो साइंस एंड टेक का जो एरिया है उसमें जो नाम आ रहे हैं और जो प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं उसके डिटेल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको नाइट्रोजन में फिक्सिंग, जो सॉइल में जो नाइट्रोजन की फिक्सिंग होती है उसके ऊपर सवाल है, उसके डिटेल पूछे गए हैं कि कौन कौन से इसका कारण है। तो कारण भी हमें पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स अगर आ रहे हैं नाम तो उनके नाम पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बार बार इस वीडियो में बताया है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लायन टेल्ड मैक्यू फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। ये देखिए क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है इस तरह की कि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है इस स्पीसीज का वो कहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेट्स के नाम दिए जा रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, इससे पहले मैंने 2019, 20, 21, 22 के जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीलिम्स के, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे थे। उसमें लगातार लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि उसमें नेचुरल हैबिटेट के ऊपर ही सवाल पूछा गया था। तो सिर्फ ये हमें नहीं पता होना चाहिए कि कौन सी जो स्पीसीज़ है या फिर कौन सा एनिमल है वो जो न्यूज़ में है वो कहाँ पे पाया जाता है, बल्कि उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है। क्योंकि जैसे कि अभी चीता को मंगाया जा रहा है भारत में कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन जो चीता मंगाया जा रहा है वो एशियाई चीते नहीं है, वो अफ्रीकन चीते हैं, वो नामीबिया से मंगाए जा रहे हैं और साउथ अफ्रीका से मंगाए जा रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो चीते मंगाए जा रहे हैं उसका नेचुरल हैबिटेट इंडिया नहीं है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो अफ्रीका में ही है। हमारे जो एशियाई जो चीते थे वो आज से 50-60 साल पहले ख़त्म हो गए, वो विलुप्त हो गए। तो उनका जो था वो नेचुरल हैबिटेट वो यहाँ था, लेकिन अभी जो मंगाए जा रहे हैं उनका नेचुरल हैबिटेट अगर कोई पूछ लिया जाए तो उसका नेचुरल हैबिटेट वो अफ्रीका में ही होगा, उनको तो लाके यहाँ पे लोकेट किया जा रहा है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी।
इस तरह के सवाल जो है वो पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा बार हर साल। तो कोई भी स्पीसीज अगर जो न्यूज में हो तो उसके ऊपर तो आपको खास ध्यान देना ही है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास while the others are called viharas. What is the difference between the two? तो यहाँ पर देखिए एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन है। एंशियंट इंडिया के जो साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर और लिटरेचर जो भी आप देखते हैं उसके ऊपर ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ जो बौद्धिस्ट जो रॉक कट केव्स हैं तो उसमें चैत्यास और विहारस का नाम आता है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, चैत्य किसको बोलते हैं, विहार किसको बोलते हैं? तो ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल आसानी से इसको आंसर कर पाएंगे आप, अगर आप अच्छे से पढ़ना जानते हैं या फिर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, समझ के पढ़ाई करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंसल्ट में रखते हैं, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ध्यान ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब भी आप अगली बार जब आप एनसीईआरटी एटलीस्ट खोलेंगे तो अगर आपने इस वीडियो को लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा नहीं एक डिस्कशन हुआ था वहाँ पे, या फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को पढ़ा था कि उसमें चैत्य और विहार के बीच में अंतर पूछा था। तो हो सकता है कि अगली बार चैत्य विहार न पूछ करके दूसरे कुछ पूछ लिया जाए कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में कौन सी जो है वो धर्म उसमें विराजमान है, जैसे कि कौन सी जो अजंता में कितनी गुफाएं हैं वो इतने इस धर्म को मतलब डेडिकेटेड हैं, एलोरा में कौन से धर्म को जो गुफाएं हैं वो मिलती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो नाम आते हैं, जैसे कि आप चैत्य विहार आए, इसमें डिफरेंस पूछा गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी नाम आए, जैसे कि कई बार पद के नाम आ जाते हैं, जैसे कि अशोक के जो शासन था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उसमें कई सारे पोस्ट हैं, यानी कि जो कि ऑफिसर्स के नाम है, धर्म महामात्र है और भी ऐसे तरीके से कई सारे नाम हैं, सैनिक हैं। तो वो हमारे जो हैं, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके नाम का जो एक्चुअल मीनिंग आज के टर्म में क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो निर्वाण है बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है, निर्वाण निर्वाण जो बौद्ध धर्म है उसमें निर्वाण एक कॉन्सेप्ट है, तो उसका क्या मतलब है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ये है द कि डिजायर ही खत्म हो जाए, इच्छा खत्म हो जाए तो उसको निर्वाण बोलते हैं। दूसरा है द कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद का पूरी तरीके से मिट जाना, उसको हम निर्वाण बोलते हैं। तीसरा है ए स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तीसरा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें बिल्कुल आनंद की स्थिति होती है और बिल्कुल शांति की स्थिति होती है, उसको हम लोग निर्वाण बोलते हैं बौद्ध में। चौथा है ए मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कम्प्रीहेंशन। इसमें बोला जा रहा है कि एक ऐसा मेंटल स्टेज, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें कि हमारा जो जितने भी कॉम्प्रिहेंशन है, यानी जितने भी हम धारणाएं लेके चलते हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो निर्वाण का जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, उसके ऊपर ये सवाल है और एंशिएंट इंडिया से इसको सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब आप उसको सिलेबस से इजीली लिंक कर पाएंगे, मैं आपको हेल्प करता चलूँगा इसमें। तो इसमें ये देखिए बोला जा रहा है कि जो बुद्धिज्म का निर्माण है उसका क्या मतलब है। तो आप इसको, अगर आपने एंशिएंट इंडिया की कोई भी अच्छी किताब पढ़ी होगी, जैसे कि एनसीईआरटी में शायद है कि नहीं है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, मैं इसको देखूंगा ज़रूर। और अगर उसके ऊपर अगर आपने रमेश शर्मा या फिर और भी जो हिस्टोरियंस हैं उनकी किताबें पढ़ी हो तो शायद उनमें इस चीज़ को बताया हो, और मेरा जहाँ तक ख्याल है एनसीईआरटी में इस चीज़ का जिक्र है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू, तो जैसा मैंने आपको बताया था इस 37 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो मैंने आपको यहाँ पर निर्वाण टर्म आपको देखने को मिल रहा था। मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी टर्म देखने को मिले उसका मीनिंग क्या है उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिला चैत्य विहार आ गया, यहाँ पर निर्वाण आ गया, ये सारे टर्म है और उसके ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यहाँ पर देखिए संविधान से क्वेश्चन है, यानी पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि संविधान, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से जो देश की गवर्नेंस के लिए जो फंडामेंटल है वो क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, या फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देश के शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए कौन सा जो चीज़ें हैं वो फंडामेंटल हैं। क्या वो एफआर हैं, या फिर एफडी हैं, या फिर डीपीएसपी हैं, या फिर एफआर और एफडीज़ हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और कैसे पता होगा कि हम, अगर लक्ष्मीकांत की बुक आपने पढ़ी होगी तो उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, या फिर एनसीईआरटी में भी जो डिस्कशन हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब संविधान बन रही थी, तो उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने और मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।
कि जैसे कि मैंने आपको नाम लिया यहाँ पे संविधान सभा में जो डिस्कशन हुआ था, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें या फिर कोई भी बुक पढ़ें जिसमें ये आपको डिस्कशन देखने को मिले उसमें किताब में, तो प्लीज़ उस चीज़ को आसानी से पढ़ें और बिल्कुल समझदारी से पढ़ें, शांति से पढ़ें और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ें कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने बनाया था। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भारत के लोग थे वो साइमन कमीशन जब आया तो उसके ऊपर वो लोग भड़क गए या फिर उन्होंने एक तरीके से मार्च निकाला या फिर एक विद्रोह किया, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो इसके ऊपर सवाल है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका कारण क्या था, क्यों उन लोग विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। तो पहला है, इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पहला ऑप्शन है कि इंडियन जो है जो 1919 का जो एक्ट आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, आपने नाम सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो उसमें ये बोला जा रहा था कि इंडिया उसी के रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो इसमें पहला ऑप्शन ये बोला जा रहा है कि इंडियन कभी चाहते ही नहीं थे कि 1919 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको रिव्यू किया जाए, तो फिर क्यों साइमन कमीशन को लाया जा रहा है। दूसरा है, साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एमोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो दूसरा बोला जा रहा है कि चूंकि साइमन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि डायरकी को ख़त्म कर दिया जाए प्रोविंसेस में, इसके चलते उनका विरोध हो रहा था। तीसरा है, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। तीसरा है क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसके चलते उसका विरोध हो रहा था। चौथा है, द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। चौथा है कि साइमन कमीशन ने कंट्री के पार्टीशन को सजेस्ट किया था, इसलिए ये इस कमीशन का विरोध हो रहा था। अब देखिए, अगर आप समझदार हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं बिना किसी उत्सुक ओवर एक्साइटमेंट के या फिर इस जल्दबाजी के, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए, हम लोग सुधार हमेशा चाह रहे थे। जो ब्रिटिश सरकार है उसने जो प्रशासन चलाया था भारत में, तो उसमें इंडियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले और जो भी संविधान के जो एक्ट आ रहे थे उस वो सॉरी संविधान के नहीं, उस समय के जो एक्ट आ रहे थे वो लगातार सुधार कर रहे थे उस समय के प्रशासन में और इंडियन को इंक्लूड कर रहे थे, तो हम सुधार तो चाहते थे। तो इसके चलते पहला जो स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है कि हमारे हम जो 1919 में जो कमियां हैं उसको रिव्यू करने के लिए अगर कोई कमीशन आ रही थी तो हम उसका क्यों विरोध करेंगे, इसके चलते कि क्योंकि उसका संशोधन करने के लिए उसका कोई कमेटी आ रही है, तो हम तो संशोधन चाहते ही थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द पेरेंट्स। ये क्वेश्चन तो अपने आप में ही गलत है, क्योंकि अभी साइमन कमीशन आया नहीं है। उसने रिपोर्ट वो आएगा, वो सब कुछ देखेगा कि भारत में कैसी स्थिति है, प्रशासन कैसे चल रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, तब जाके वो अपनी रिपोर्ट देगा, तब वो रिकमेंड करेगा। अभी तो वो आया नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये रिकमेंडेशन की जो बात है वो तो बाद की बात है, वो जब चला जाएगा तब वो रिकमेंड करेगा। तो फिर ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। चौथा है, द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ कंट्री। तो पार्टीशन की जो बात है, तो पार्टीशन की बात कब शुरू हुई, जब आप बोल सकते हैं एक तरीके से 1937 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी थी, 1937 या 39 ये बात है। तो ये जब 1900 अभी साइमन कमीशन उससे 10 साल पहले आया है, तो उस समय के पार्टीशन की बात कोई कर ही नहीं रहा था। किसी के दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा था कि हाँ हमारे देश का बंटवारा भी होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा समझदारी को अप्लाई करके आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अगर आपको आंसर सही पता भी ना हो। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसका जो आंसर है आपको हर किताब में मिल जाएगा, जहाँ पर भी भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है या फिर साइमन कमीशन या फिर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना थी जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, और इसमें आगे की जो संविधान सभा बनाने की या फिर जो आगे सुधार करने की जो बात थी उसके लिए ये कमीशन आ रहा था। तो इसका विरोध इसलिए नहीं हो रहा था कि ये सुधारने के लिए आ रही थी या फिर कुछ नया रिकमेंड करने के लिए आ रही थी, बल्कि इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कोई इंडियन नहीं थे। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को क्यों लॉन्च किया गया था, किसके रिस्पांस में लॉन्च किया गया था। तो पहला है कैबिनेट मिशन प्लान, दूसरा है क्रिप्स प्रोपोजल्स, तीसरा है साइमन कमीशन रिपोर्ट और चौथा है वेबल प्लान। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन की जो भी बुक है उसमें इस चीज़ का आंसर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे देश में आया था 1991 में, जिसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे, तो आपको ये चीज़ पता है।
अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चूँकि उस समय क्राइसिस आया था, तो इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जा रहा है, तो इसमें कोई हमारे लिए बिल्कुल कोई भी हैरानी की बात नहीं है और बिल्कुल आपकी किताब में, स्टैटिक किताब में, यानी करंट अफ़ेयर का भी चीज़ नहीं है। ये किताबों में आपको ऑलरेडी हमेशा पढ़ने को मिलेगा, चाहे कोई भी किताब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड जो भी किताब पढ़ें आप, तो उसमें आपको इस चीज़ का मेंशन होगा ही होगा और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की किताब है, उसमें भी आपको इस चीज़ का मेंशन आसानी से होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। साथ ही साथ इकोनॉमी के जो टर्म्स होते हैं जैसे कि जीडीपी, जीएनपी और इसी तरह के जो और भी टर्म होते हैं, तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि जो टर्म्स है उसका मतलब क्या है, नॉमिनल ग्रोथ क्या होता है, एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होती है, ये सारी हमें चीज़ पता होनी चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी जो टर्म्स है अगर वो आती है तो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन ये है कि ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली ए ईयर। तो क्या इसको मतलब जितने भी एक देश में अगर किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्मली ए ईयर यानी एक साल में अगर किसी देश में इतना दाम का एक्सपोर्ट हो रहा है, इतने मूल्य का इम्पोर्ट हो रहा है, तो उन दोनों का जो सम होगा यानी टोटल होगा, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। दूसरा है गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग ईयर, कि एक साल में जितने भी सामान का निर्यात किया गया एक देश से, उसको क्या आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर। तीसरा बोला जा रहा है कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी बिजनेस का लेन देन हो रहा है, इकोनॉमिक का लेन देन हो रहा है, यानी कि यहाँ सामानें जा रही हैं उस देश में जाके उस देश में इतने सामान आ रहे हैं हमारे देश के और हम उनसे इतना मंगा रहे हैं, तो उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। चौथा है कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कि एक देश से दूसरे देश में कैपिटल मूवमेंट जो हो रही है, कैपिटल मूवमेंट का मतलब पूंजी का जो है वो निर्यात या फिर पूंजी का निवेश एक देश से दूसरे देश में, तो क्या उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है और आपको जैसे मैंने बताया कि जो भी टर्म्स वगैरह आए और जो भी नॉर्मल से टर्म है, बिल्कुल नॉर्मल से टर्म है, जीडीपी है, जीएनपी है, फिर रेपो रेट है, तो ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में भी आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स इन मैटर्स ऑफ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी, वो रेगुलेट करती है कमर्शियल बैंक्स को, जैसे कि एसबीआई कमर्शियल बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। तो ये सारी जो बैंक्स है वो कमर्शियल बैंक्स है। आपको ये भी पता होना चाहिए कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स आपने नाम सुना होगा, नाबार्ड सुना होगा, ये सारी जो बैंक्स हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स आपने नाम सुना होगा, तो इन सारे में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। एक एज ए जागरूक नागरिक मैंने आपको बताया ना कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, जैसे कमर्शियल बैंक आपने सुन लिया, तो मैंने कहा ये दिमाग में आपको ऑटोमेटिक आता है, लेकिन हम लोग दबा देते हैं उसको कि कमर्शियल बैंक। तो फिर रीजनल रूरल बैंक क्या है, जो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है या फिर मध्य पंजाब ग्रामीण बैंक है, ऐसा आपने नाम सुना होगा अपने गाँव एरिया में, या फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर ये कोऑपरेटिव बैंक है, तो इन सब में अंतर क्या है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ताकि हम जो है वो उस चीज़ को बिल्कुल डिफाइन कर सकें, क्योंकि यूपीएससी ऐसे बंदों को चाहती है जो कि जिसके मन में प्रश्न उठें और वैलिड प्रश्न उठें और उन प्रश्नों के आंसर भी वो लेता है, उनका जानता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है तो किन मैटर्स में करता है। तो पहला है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, दूसरा है ब्रांच एक्सपेंशन, तीसरा है मर्जर ऑफ बैंक्स, चौथा है वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स है जैसे कि एसबीआई एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो उसमें किस मामलों में दखल देता है आरबीआई, यानी कौन सी चीज़ों को एसबीआई में वो आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको एडिटोरियल जो एनालिसिस होती है उसमें आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। साथ साथ अगर इकोनॉमी की जो अगर बुक आप पढ़ते हो तो उसमें आरबीआई रिफॉर्म्स अगर करती है कमर्शियल बैंक्स को लेके या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके, तो उस सेक्शन को अगर आप पढ़िएगा तो भी आप इस आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट दैट, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी टर्म्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और देखिए उसके ऊपर क्वेश्चन आ भी गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक रेट के में अगर इंक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर बैंक रेट में इंक्रीज किया गया है यानी बढ़ाया गया बैंक रेट को तो उसका मतलब क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, यानी कि जो मार्केट में जो ब्याज दर चल रही है वो गिरने वाली है। अगर बैंक रेट में बढ़ा हुआ है, बैंक रेट बढ़ाया गया है तो इसका मतलब जो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो घटने वाला है। दूसरा है सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है अब वो कमर्शियल बैंक्स को लोन जो है वो नहीं देगा। इसका मतलब ये है,
मतलब अब आगे जो है वो लोन नहीं देगा, यानी कि जो बैंक रेट अगर बढ़ाया गया तो सेंट्रल बैंक जो है अब जितने भी SBI है, HDFC है, उनको आगे लोन फिलहाल नहीं देगा। तीसरा, सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी। अगर बैंक रेट बढ़ाया गया तो इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी सेंट्रल बैंक जो हमारे यहाँ, वो अब ईजी मनी पॉलिसी अपना रही है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि ईजी मनी पॉलिसी क्या होती है। आपको ये चीज़ें जो है ना, वो अगर आप RBI से रिलेटेड न्यूज़ अगर पढ़ते होंगे द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण कुछ में भी, तो उसमें आती है कि हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वाली चल रहे हैं या फिर ईजी मॉनेटरी पॉलिसी वाली चल रहे हैं। तो उसके ऊपर देखिए ये सवाल आसानी से आ गया है कि सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। चौथा है सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी। देखिए चौथे में ही ये एग्जाम्पल है। तो ये जो सारे टर्म्स होते हैं और हमारे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी आती है कि ये चीज़ मैं नहीं जानता, तो उसको खोजिए, उसको ज़रूर खोजिए। चाहे वो क्वेश्चन सवाल आपके एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन आपको उस चीज़ का ज़रूर उसको गूगल करना है या फिर जहाँ से भी सीखना है, सीखना ज़रूर है। क्योंकि अगर ये आपकी टेंडेंसी रही तो आप उन चीज़ों को भी आप सर्च कर लेंगे जो कि शायद क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको सवाल मिस होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपने कर लिया तो एक तो आपकी नॉलेज बढ़ी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और दूसरी कि अगर आ गया क्वेश्चन तो आप उसको टिक कर पाएंगे, आप दूसरों से 1 मार्क आगे निकल पाएंगे, या फिर हो सकता है कि आप कट ऑफ से 1 मार्क पीछे हों, इस क्वेश्चन के चलते आप 1 मार्क आगे आके आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया डिफिसिट फाइनेंसिंग इज़ यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। मैंने जैसे आपको फिर से बता रहा हूँ मैं बार बार, ये चीज़ें बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि साइकोलॉजी है मन की, उसको बार बार कोई चीज़ बताई जाए तो वो आसानी से उसको फिर मानने लगती है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि देखिए डिफिसिट फाइनेंसिंग यहाँ पे एक टर्म है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। इन चीज़ों को आप ज़रूर गूगल करें। आपके जो न्यूज़पेपर हैं उसमें इस तरीके की जो टर्म्स है वो आते रहते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर ना करें, उसको गूगल करें, उसको अपने किताब या फिर अपने फ़ोन या फिर कहाँ कहीं भी नोट करना चाहें नोट कर लें, उसको रिवाइज़ करें। 2-4 बार रिवाइज़ कीजिएगा या फिर हफ्ते में रिवाइज़ करते रहिएगा, महीने में रिवाइज़ करते रहिए, लेकिन एक ऐसा कॉपी होना चाहिए आपके पास। और मैं तो कहूँगा कॉपी ही रखिए। कितना स्मार्टफ़ोन खोलेंगे और अपना आँखों पे जोड़ देंगे। आप एक नोटबुक बनाइए, नॉर्मल सी नोटबुक, जिसमें आपको नया-नया जो भी सीखने को मिलता है उसको आप नोट कीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए। नहीं रिवाइज़ करेंगे तो भूल जाएँगे, पक्का भूल जाएँगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेब्ट। तो यहाँ पर डिफिसिट फाइनेंसिंग यूज़ किया जाता है रिसोर्सेज को रेज़ करने के लिए। तो वो क्यों किया जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, या फिर पब्लिक डेट को रिडेम्पशन के लिए किया जाता है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर फॉरेन डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले तो हम डिफिसिट फाइनेंसिंग को जानेंगे, तब हम जाके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पब्लिक डेट क्या होता है। हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर पहले ही क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस किया था, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। फॉरेन डेब्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या गोल्ड आता है या फिर फॉरेक्स रिजर्व्स आते हैं, और फॉरेक्स रिजर्व्स में भी क्या क्या चीज़ आती है, सारी हमें डिटेल पता होनी चाहिए। और अगर आप NCERT या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप अगर पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया जाता है। लेकिन चूँकि हम जानते नहीं कि यूपीएससी पूछेगी कैसे, उसके चलते ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से या फिर हम उसको पढ़ने में मिस कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बार-बार सजेस्ट करता हूँ कि चाहे सिलेबस है, और दूसरा पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा इंटरव्यू भी ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल उसको मिस ना करें, और सब सब्जेक्ट का देखें। एसए तक का पेपर देखें, हफ्ते में या फिर महीने में ज़रूर, हफ्ते में मैं कहूँगा, हफ्ते में एसए का पेपर देख लें, उसके इंग्लिश का पेपर देख लें। अगर इंग्लिश वगैरह आपकी मजबूत है, आपने ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश वगैरह रही है और आप इंग्लिश में अच्छे हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ये एसए की पेपर है, या फिर आप जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं जो मेंस में, उसके बाद आप बोल सकते हैं जो इथिक्स का हम इग्नोर करते हैं। 4 पेपर में जो एक इथिक्स का था उसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। फिर सीसेट का पेपर होता है, उसमें हम लोग कितने लोग कमज़ोर होते हैं। अधिकतर लोग की बात में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो सीसेट के पेपर में फेल हो जाते हैं, उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लेके चलनी है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज या कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पर देखिए एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है। इंडस सिविलाइजेशन, अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में चले जाइए, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर तो सवाल आता ही आता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता या फिर आप बोल सकते हैं सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उनमें क्या क्या जो है वो गुण थे, या फिर वो क्या क्या करते थे, उसको सवाल है। 3 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि दे पोजेस्ड
ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बड़े बड़े महलों और मंदिरों को बनाते थे या फिर रहते थे वहाँ पे। दूसरा है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज़। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो मतलब देवता को भी पूजते थे और देवियों को भी पूजते थे। तीसरा है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर। तीसरा है कि वो जो लड़ाइयाँ वो करते थे तो उसमें वो जो घोड़े से खींचे हुए जो रथ होते हैं, जैसे कि आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा, उनका उपयोग करते थे। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है? तो इसका ये ऊपर सवाल है, तो ये आप एनसीईआरटी पढ़ें तो उसको आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो मैं एनसीईआरटी के ऊपर बार बार ये जोर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे सवाल आप हमने देख लिए, 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं अगर उसको अपने अच्छे से समझदारी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किया हो तो। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टैटू जो बनाते हैं हम लोग तो उसके चलते कई सारी बीमारियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी कि जो इस्तेमाल होता है उसका पेन वगैरह, तो उसके चलते जो है वो अगर एक में इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे में भी वो चला जाएगा। अगर वही पेन इस्तेमाल किया गया एक डिजीज वाले पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में भी वही चीज़ इस्तेमाल कर ली गई, वही नीडल इस्तेमाल कर लिया गया तो उसमें ट्रांसमिट कर जाएगा। तो उसमें कौन कौन सी जो है वो बीमारियाँ इसके अंतर्गत आती हैं? तो 3 ऑप्शन है, 3 यहाँ पर है नाम, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना होगा और ख़ासकर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो ये चीज़ आसान होगा, लेकिन जो नॉर्मल जो है वो भी थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके वो इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स। तो अगर हमें पता हो कि HIV एड्स फैलता कैसे है, चिकनगुनिया कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, क्या वो ब्लड से फैलता है, थूक से फैलता है, कैसे फैलता है, तो अगर आपको पता होगा कि अगर ब्लड से फैलता है तो वो चीज़ आप आसानी से कर पाएंगे, अरे नीडल में भी वही इस्तेमाल होता है और वही नीडल अगर किसी के जो टैटू में क्या होता है कि उसका रक्त निकलता है, तो अगर वो रक्त निकला है और दूसरे में भी वही नीडल जाके घुसी है तो उसके चलते क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया वो। तो अगर आपको पता हो कि कौन सी डिजीज किस कारण फैलती है तो वो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि हमें ये चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ जो बीमारी है वो कैसे फैलती है, कि जानवर से इंसानों में जाती है कि नहीं जाती है, उसके कैरियर कौन है, बैक्टीरिया से फैलती है, प्रोटोजोआ से फैलती है, कैसे फैलती है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, अगर ट्रीटमेंट में कोई नई दवाई आई है तो उसका नाम है, अगर वो न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। यहाँ पर जैन डॉक्ट्रिन एक यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो जैन डॉक्ट्रिन से एप्लीकेबल है। तो पहला है कि द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्म इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि जैन, अभी बुद्ध के ऊपर सवाल पूछा गया था कि निर्वाण का मतलब क्या होता है, उसी तरीके से जैन में भी पूछा गया कि जैन के अनुसार कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो जैन मानते हैं, या जैन सिद्धांत के अनुसार कौन सी चीज़ें निम्नलिखित में से हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पहला में कि दो श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, यानी कि तपस्या करके या तप करके हम जो है वो कर्म जो हमने किए हैं उसके जितने भी प्रभाव हैं उसको हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए सोल। तो दूसरा ये बोला जा रहा है कि जैन सिद्धांत में ये माना जाता है कि हर जो चीज़ है उसमें आत्मा जरूर होती है। तीसरा है कर्म इज़ द पेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी इंडेड। तीसरा है कि कर्म जो है वो सोल का जो है वो एक तरीके से अभिशाप है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, यानी कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ ये जैन डॉक्ट्रिन में ऐसा बोला गया है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं उसको आप एनसीईआरटी से आप इसको कर सकते हैं, और वो भी और उसके साथ साथ जो भी स्टैंडर्ड बुक आप कर रहे हो जिसमें एनसीईआरटी इंडिया कोचेस कवर किया गया है उससे आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है, जैन डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म में निर्वाण को लेकर पूछा जा रहा है, अशोक के रिलिक्स को लेकर पूछा जा रहा है, रॉक कट केव्स के बारे में पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस या पढ़ते जाएंगे। 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑर्गेनिजम्स बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो टर्म है वो न सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसको डिस्क्राइब करता है, बल्कि इसके फंक्शनल रोल जो है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में उसको भी डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर 4 आपको नाम दिए जा रहे हैं, जैसे कि इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश, तीसरा है हैबिटेट और चौथा है होम रेंज। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है एक बार फिर से कि जो भी टर्म आते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है उसकी डिफिनेशन हमें ढूंढनी है, उसकी डिटेल्स हमें ढूंढने हैं,
ताकि हमारी जो उत्सुकता है उसको शांत किया जा सके और हम इस तरीके से जो क्वेश्चन रैंडम पूछ लिया जाता है उसका आंसर भी दे पाएँ। जैसे कि यहाँ पर इकोटोन आपको जो जो एनवायरनमेंट की जो बुक होती है इसमें इकोटोन आपने पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल निच पढ़ा होगा, हैबिटेट पढ़ा होगा, होमोनिज पढ़ा होगा। तो अगर आपको डेफिनेशन उसकी पता होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज ए रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन एमंग। यहाँ पर बोला जा रहा है जो फोटोकेमिकल स्मॉग जो बनती है वो किनके रिएक्शन के चलते बनती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है NO2O3 एंड पेरोक्स पेरोक्साइटल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो दूसरा है वो है CO2 एंड पेरोक्साइटल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तीसरा है CO2 एंड NO2 एट लो टेम्परेचर। चौथा है हाई कंसनट्रेशन ऑफ NO2O3 एंड CO इन द इवनिंग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो कैसे बनती है, किसके रिएक्शन के बदौलत बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस तरीके की जो टर्म्स हैं जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग है तो पहले तो हमें इसकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए। और डिफिनेशन अगर आप पता करने गए तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है वो किसके कारण होती है। क्योंकि डिफिनेशन जब भी इस तरीके के जो टर्म्स है जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग तो वो तो ये ज़रूर बताएंगे वो किसके कारण होती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसको एक हैबिट बनाएं और ये हैबिट आपको हर चीज़ में हर फील्ड में मदद करेगी। सिर्फ IAS की फील्ड ही नहीं है, वो जीवन के हर फील्ड में आपको मदद करेगी कि ऐसा आखिर क्यों है। सवाल पूछना एक इंसान का जो बेसिक फीचर है कि वो सच में इंसान है, वो इसका फीचर होता है। अगर सही में आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपके अंदर ये फीचर होनी ही चाहिए कि आप में प्रश्न करने की जागरूकता हो, प्रश्न करने की लालसा हो। नहीं तो एक नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं एनिमल वगैरह उसमें क्या नहीं होता है, उसमें यही तो जागरूकता नहीं होती है, उसमें यही तो उत्सुकता नहीं होती है, वो तो बस खाता या फिर जो भी उसका जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो करता है। लेकिन इंसान जो है उसमें एक चीज़ होती है जिज्ञासा। तो वही जिज्ञासा को खोजने के लिए यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के वो जिज्ञासा को जानना चाहती है कि सच में आपका माइंड जो है ओपन है, जिज्ञासा वाला माइंड है या नहीं है। देखिए सिलेक्शन हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन आपको कम से कम जानकारी के लिए उत्सुकता तो होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक बोझ की तरह ना पढ़ें, उसको एक जागरूकता या जानकारी लेने के अनुसार पढ़ें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए सोचें, उससे अपनी समझदारी का विकास करें जैसे कि ओझा सर कहते हैं। तो आपकी जो पढ़ाई है वो सफल होगी, सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आप समझदारी से पढ़ते हैं तो उसको सिलेक्शन आप ले लेंगे, इसकी आप चिंता ना करें। क्योंकि जो क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं वो रटन विद्या पर अब उससे पास होने वाला नहीं है, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब जिस तरह के क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछ रहे हैं मैं इसके लिए यूपीएससी को बहुत ही बधाई या फिर उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा। क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल अब अच्छा हो रहा है, उसका स्तर बढ़ रहा है और रटन विद्या को छोड़कर वो समझने की ओर या फिर चीज़ों को जानने की ओर उनका जो है वो झुकाव हो रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, उससे पहले मैं आपको से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि लोग भूल जाते हैं, ये आपकी गलती नहीं है, ये मन का एक विज्ञान है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। कोई कमी रही हो तो कमेंट करके बता दें कि हाँ इसमें ये कमी है, इसको सुधारना चाहिए। हम लोग बिल्कुल उस पर ध्यान देंगे। और अगर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हो तो आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। तो यहाँ पर 3 मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। तो यहाँ पर तीनों के नाम दिए गए हैं जिसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इज आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऊपर जो दिए गए मिनरल जो हैं उनमें से कौन सी जो है ह्यूमन बॉडी के द्वारा रिक्वायर की जाती है ताकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर कैल्शियम, आयरन, सोडियम है। तो ये एनसीईआरटी की जब बुक है या फिर अगर साइंस बैकग्राउंड से अगर हैं तो आपको तो इस चीज़ का अच्छे से नॉलेज होगा। अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डालती है जो कि हर किसी के लिए नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन हर इंसान को मिलते हैं यूपीएससी में, जो कि कुछ क्वेश्चन उसको आते हैं तो अगले वाले को वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन इनको नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हर में होते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं आते तुरंत उसको मार्क करके कि इसको आगे देखेंगे जब टाइम मिलेगा तो, और आगे बढ़ जाएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड अगली वीडियो में आपसे कल फिर मिलेंगे जिसमें 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो थैंक्स एंड गुड बाय।